हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 39 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आइलैंड। अपने महल के भीतर बैठा था मलिक। वो कभी बाहर नहीं निकलता था। महल के अंदर की हवा भारी थी। दीवारों पर लगे झूमर मंद रोशनी में झूल रहे थे। मलिक अपने विशाल हॉल में बैठा हुआ था। सामने जलती हुई फायरप्लेस और एक सोने के फ्रेम में जरी वाइन ग्लास उसके हाथ में थी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, मानो कोई साजिश दिमाग में चल रही हो। बाहर के सारे काम उसके लेफ्ट हैंड राव संभालता था। वही आदमी जो मलिक की आंखें और कान था। राव के अलावा कुछ और खास लोग भी थे जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मलिक के लिए काम करते थे और हर खबर उसकी मेज तक लाते थे। दरअसल इस वक्त तक वेदांश को मालूम नहीं था कि मलिक जिंदा है और न ही वह राव के बारे में कुछ जानता था। और मलिक भी वेदांश उर्फ किंग से छुपकर था, क्योंकि एक बार उसका और किंग के बीच गोलीबारी हुई थी जिसमें वह बच निकला था, लेकिन किंग के नज़र में वह मर चुका था। इसलिए वह किंग से छुपकर रहने को मजबूर था। इसी बीच भारी दरवाजा धड़ाम से खुला। एक आदमी तेजी से अंदर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। मलिक ने हल्का भौवे सिकुड़ते हुए पूछा, क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों आए हो? वह आदमी सिर झुकाकर बोला, बॉस, एक गुड न्यूज़ है। मलिक की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से गिलास टेबल पर रखा और बोला, गुड न्यूज़? इस वक्त? बोलो, क्या है? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें वेदांश राठौर की लोकेशन मिल गई है। वह इस वक्त कैलिफोर्निया में है। किसी इम्पोर्टेंट डील के लिए आया हुआ है। मलिक की मुस्कान धीरे धीरे फैल गई। वह कुर्सी से उठकर फायरप्लेस की तरफ गया और आग की लपटों में देखते हुए बोला, वेदांश राठौर, एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून। मैंने उसकी कुछ तस्वीरें देखी है। अच्छी तस्वीरें हैं। वह कुछ पल रुका, अपनी रहस्यमयी मुस्कान को और गहरा करते हुए बोला, बिल्कुल अपने बाप जैसा। असलियत यह थी कि इस क्षण तक मलिक को वेदांश पर सिर्फ शक था। वही अधिराज राठौर का बेटा है और वह माफिया वर्ल्ड का नया किंग भी बन चुका है। शक की सबसे बड़ी वजह वेदांश की शक्ल थी, जो बहुत हद तक उसके पिता अधिराज राठौर से मिलती थी। मगर यकीन करने के लिए मलिक को ठोस सबूत चाहिए थी। मलिक की सबसे बड़ी परेशानी यही थी। उसे हर कीमत पर वेदांश राठौर की पूरी कुंडली चाहिए थी। उसके बिजनेस, उसका व्यापारिक तार, उसकी कमजोरी और सबसे जरूरी उसके किंग होने के प्रमाण। लेकिन वेदांश राठौर किसी हवा के झोंके की तरह था, अदृश्य और अथाह। वो खुद को हमेशा गोपनीय रखता। ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई सार्वजनिक मंच। मीडिया के सामने भी वह अक्सर मास्क लगाकर या पर्दे के पीछे से ही आता था। उसकी जानकारी निकालना रेत में मोती खोजने जैसा था। वेदांश राठौर। कभी कभी मैं सोचता हूँ, इस नाम के पीछे कौन सा चेहरा छिपा है? मलिक हल्का सा ठहाका लगाते हुए बोला, शायद किस्मत खुद मुझे उसका चेहरा दिखाने आई है। फिर वह मुड़ा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन जहरीली थी। तुम्हें यकीन है ना वही है? आदमी बोला, जी बॉस, खबर पक्की है। मलिक कुछ पल खामोश रहा। फिर एक रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। पता करो वह किस डील के लिए आया है। उसने धीरे धीरे कहा, अगर वह अधिराज राठौर का बेटा निकला तो खेल अब असली रूप लेगा। मलिक अपने सोफे पर बैठ चुका था। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह जल रही थी। उसका आदमी पास में ही खड़ा रहा, अगले निर्देश का इंतजार कर रहा था। हाँ, अब आगे बोलोगे? मलिक ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। आदमी ने सिर झुकाकर बोला, बॉस, वेदांश राठौर किसी स्टील डील के लिए
कैलिफोर्निया आया है वह कोई साधारण डील नहीं है। यह एशिया और पश्चिमी देशों के बीच हथियारों के स्टील की सबसे बड़ी सप्लाई चेन पर हस्ताक्षर करने का मौका है। दुनिया भर के बड़े बड़े टाइकून जो खुद को सफेद पोश कहते हैं उस मीटिंग में होंगे। वह रुका और आगे कहा, यह डील वेदांश राठौर के लिए केवल बिजनेस नहीं बल्कि उसका पावर गेम है। अगर हम किसी तरह उस मीटिंग में घुस जाए तो हमें न सिर्फ वेदांश की कमजोरियां पता चलेगी बल्कि हम उसके असली नेटवर्क, उसके भरोसेमंद लोगों और सबसे जरूरी उसके किंग होने के सुराग तक पहुंच सकते हैं। मलिक की सर्द आवाज़ गूंजी जिसमें एक सातिर मुस्कान छिपी थी। तो फिर देर किस बात की? राव को तुरंत इस काम पर लगाओ और तुम अभी पता करो वो मीटिंग कब, कहाँ और किस वेश में होने वाली है। मुझे उस मीटिंग की हर एक जानकारी चाहिए, यहाँ तक कि उस दरवाजे का कोड भी। जी बॉस, अभी कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा। हमारे आदमी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। आदमी तुरंत आदेश का पालन करते हुए बोला। मलिक ने अपने हाथ में वाइन का गिलास वापस लिया और मुस्कुराया। तुमने सोचा कि तुम छुप जाओगे अधिराज के बेटे, लेकिन इस दुनिया में मेरी निगाहों से कुछ नहीं छुपता। तुम्हारा यह इम्पोर्टेंट डील ही तुम्हें मेरे सामने लाएगा। उसी पल दुनिया से कटे हुए उस गुप्त कैंप में एक आलीशान कमरे के अंदर का माहौल डर और हैवानियत से भरा हुआ था। मन्नत की आंखें सदमे और हैरानी से फैली हुई थी। राव के हाथ में वो सिरिंज थी जिसमें एक गाढ़ा काला पदार्थ भरा हुआ था। इंजेक्शन की चमकती नोक ने मन्नत के शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ। क्या करने जा रहे हो तुम? उसकी आवाज़ एक टूटे हुए कांच की तरह लग रही थी। राव के चेहरे पर एक बेशर्मी से भरी हुई घिनौनी मुस्कान थी। उसकी खौफनाक इरादों से भरी आंखें मन्नत के कांपते हुए चेहरे पर टिकी थी। उसने इंजेक्शन को धीरे से हिलाया ताकि मन्नत का डर और बढ़ जाए। शांत मेरी बेबी डॉल, यह तुम्हारी तकलीफ कम करने के लिए है। मैंने कहा था ना, अगर तुम होश में मेरे हवाले नहीं होना चाहती तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता आसान कर दूंगा। यह तुम्हें मेरी मर्जी का गुलाम बना देगा। मन्नत जोर जोर से रोने लगी। उसका गला घुट रहा था। वह दर्द और बेबसी से जमीन पर रेंगने लगी। कोई है, कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ प्लीज़। उसकी चीखें राव की शैतानी हंसी में दब गई। दीवार के ठीक बाहर अंधेरे गलियारे में छिपी हुई आलिया खड़ी थी। मन्नत की हर चीख उसके दिल पर हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। हे भगवान, मनु मालूम नहीं कैसी होगी। वह बेचैनी से फुसफुसाई। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं मनु, कैसे? प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो गॉड, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। आलिया की रूह तक कांप उठी थी। वह जानती थी कि राव कितना क्रूर है। अगर एक बार उसने मन्नत को छू लिया तो वह हमेशा के लिए टूट जाएगी। वह अब कमरे में घुसने का एक भी रास्ता नहीं चुकना चाहती थी। वह तेजी से इधर उधर भागने लगी। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां मोटी लोहे की सलाखों से जरी हुई थी। उसे लगा जैसे मन्नत की चीखें एक काली मोटी दीवार बन गई है जिसे वह चाहकर भी तोड़ नहीं पा रही थी। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूं? कैसे अंदर जाऊं? प्लीज़ गॉड हेल्प मी। जहां मन्नत अपनी बेबसी पर आंसुओं में डूबी हुई थी, वहीं हजारों मील दूर कैलिफोर्निया के एक आलीशान होटल के टॉप फ्लोर पर वेदांश राठौर बेचैन होकर टहल रहा था। रात का समय था। खिड़की के बाहर चमकती नियॉन लाइटें, नीचे फैला हुआ शहर और आसमान में बिखरे सितारे, सब कुछ शांत था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच वेदांश का दिल किसी अनदेखे तूफान में डूबा हुआ था। उसने अपनी टाई ढीली की, शर्ट के बटन खोले और गहरी सांस ली। बिजनेस सूट जो हमेशा उस पर जचता था, आज उसे एक बोझ लग रहा था। यह कोई सामान्य थकान नहीं थी। क्या हो रहा है मुझे? वो खुद से बुदबुदाया। इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? जैसे कोई मेरे दिल को निचोड़ रहा हो। उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थी। वो कांच की दीवार के पास गया और नीचे शहर की रोशनी को देखने लगा। वह अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, ये किसकी तकलीफ है जो मेरे रगों में दौड़ रही है? उसकी बेचैनी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह आत्मा की थी।
उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बहुत करीबी, कोई बहुत अहम चीज इस वक्त भयानक तकलीफ में है। हर आहट, हर सन्नाटा उसके भीतर एक डर पैदा कर रहा था। वेदांश ने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला। वो कुछ देर तक स्क्रीन को घूरता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसे कॉल करे। कबीर, मयंक, नहीं, यह बेचैनी उनसे जुड़ी हुई नहीं थी। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी मॉम नूतन जी का नंबर डायल किया। रात के इस वक्त यह कॉल करना उसकी आदत में नहीं था। दूसरी ओर से नूतन जी ने थोड़ी हैरानी से फोन उठाया। वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वेद, इतनी रात को सब ठीक है ना? वेदांश भी गंभीर स्वर में कहा, मॉम आप ठीक है ना? घर में सब सही है? नूतन जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सहानी और बाकी सब ठीक है, लेकिन आप इतनी रात को मेरा हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किए हैं। आप ठीक है ना वेद? वेदांश उनकी बात को काटते हुए कहा, हाँ मॉम, यहाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही, अपना ध्यान रखिएगा। और इससे पहले कि वह कुछ और कहती, वेदांश ने तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे डर था कि अगर बातचीत लंबी चली तो उसकी बेचैनी पकड़ी जाएगी। फ़ोन रखने के बाद भी उसके माथे पर पसीना था। उस छोटी सी बात से भी उसे कोई सुकून नहीं मिला। वो फिर खिड़की के पास गया, ठंडे कांच पर सिर टिका दिया। फिर अचानक उसकी नज़रों के सामने मन्नत का चेहरा आ गया। अंतिम बार की उसकी उदास टूटी हुई आंखें। मैंने उससे नफरत की, उसे खुद से दूर धकेला। क्या इसलिए मुझे यह सज़ा मिल रही है? क्या उसकी अनुपस्थिति ही यह खालीपन है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है? वो अपने दिमाग को झटकता, खुद को समझाता, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? यह सब दिल का स्ट्रेस है। मिस मन्नत वह तो खुद गई है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन उसका दिल इस तर्क को मानने से इनकार कर रहा था। दूर कहीं मन्नत की अनसुनी चीखें अनजाने में ही वेदांश के दिल को निचोड़ रही थी। उसे यह नहीं मालूम था कि जिस बेचैनी को वो खालीपन समझ रहा था, वह दरअसल उसके दिल का एक अदृश्य तार था जो इस समय मन्नत के दर्द को महसूस कर रहा था। रात का वक्त था, बाहर ठंडी हवाएं बह रही थी, लेकिन उसके कमरे में तनाव की गर्मी हर कोने में महसूस की जा सकती थी। वेदांश के चेहरे पर गहराई से सोचने वाली रेखाएं थी। वो अभी भी अपने कमरे की खिड़की के पास ही खड़ा था, हाथ में फोन थामे, चेहरे पर वही गंभीरता, वह जो आमतौर पर किसी के सामने नहीं दिखता था। उसका हाथ जो अभी भी फोन पर नूतन जी से बात करके भी सुकून नहीं पा सका था, अचानक किसी अदृश्य शक्ति के निर्देश पर फिर से फोन उठाता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कॉल डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी बॉस। वेदांश ने ठंडी आवाज़ में कहा, जो मीटिंग 2 दिन बाद होने वाली थी उसे कल फिक्स करो। डील कल ही होगी, शार्प 10 o'clock। और हाँ, तैयारी पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। जी बॉस। दूसरी तरफ से जवाब आया और कॉल कट हो गया। फ़ोन रखते हुए भी वेदांश की आंखें खिड़की के बाहर टिकी रही। वो खुद नहीं जानता था कि अचानक उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। वह डील जो 2 दिन बाद तय थी, उसे कल करने का डिसीजन लेना किसी रिस्क से कम नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ था, एक बेचैनी, एक अजीब सी आवाज़ जो उसे मजबूर कर रही थी कि वह वही करे। वो शख्स जो हमेशा दिमाग से फैसला लेता था, आज दिल की सुन रहा था। वही मलिक की आंखें किसी गहरी सोच में डूबी थी। तभी पास खड़े उस आदमी का फ़ोन अचानक तेजी से बजा। आदमी ने मलिक से नज़रें छिपाकर फ़ोन उठाया। उसकी आंखें फ़ोन पर कुछ सुनते ही तुरंत फैल गई। बॉस, आदमी ने खुशी और आश्चर्य के मिश्रण में कहा। वेदांश राठौर ने 2 दिन बाद होने वाली मीटिंग कल ही सुबह 10 बजे तय कर दी है। अब हमारे पास सिर्फ आज रात का वक्त बचा है। मलिक की आवाज़ गूंजी जैसे किसी ज्वालामुखी के फटने की तैयारी हो रही हो। उसमें अब धैर्य नहीं, बल्कि तुरंत कार्रवाई की भूख थी। राव को फ़ोन करो, वो जहाँ है कहो वहाँ से निकले अभी। उसे बोलो कि वह उस मीटिंग को अटेंड करे किसी भी हाल में, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर एक उच्च दर्जे के बिजनेस ब्रोकर के वेश में। मलिक ने अपनी कुर्सी पर झुककर एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा,
इस मीटिंग से हमें मालूम चल जाएगा कि वेदांश राठौर का पावर और उसका पैसा दोनों कितनी गहराई में है, और यह भी पता चलेगा कि वह किंग है या सिर्फ एक नकाब पहने हुए बिजनेसमैन। आदमी ने तुरंत राव को फोन लगाने के लिए सिर झुका दिया। वहीं राव का कमरा, जो अब मन्नत के लिए एक यातना गृह बन चुका था, वहां दहशत का माहौल था। राव ने मन्नत को उसकी बेबसी का फायदा उठाते हुए कसकर अपनी पकड़ में ले लिया था। मन्नत मछली की तरह छटपटा रही थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके शरीर में अब चीखने की भी ताकत नहीं बची थी। अपने चेहरे पर बेशर्मी से भरी मुस्कान लाते हुए राव ने फुसफुसाया, जस्ट चिल बेबी, तुम्हारी यह तकलीफ सब शांत हो जाएगी। अब तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। उसने मन्नत को अपने पास खींच लिया। तुम्हें होश में मेरा होना बिल्कुल पसंद नहीं था ना? कोई बात नहीं, इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते ही तुम पूरी तरह मेरे आगोश में होगी, और आज रात मैं तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म के साथ जी भरकर खेलूंगा। राव ने अपनी मुट्ठी कस ली। इंजेक्शन की सुई को मन्नत की गले के पास पटिकाया। उसकी आंखें हवस और क्रूरता से चमक रही थी। मन्नत को लगा कि वह डूब रही है। उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ रही है। वह बेबस थी। वह अब समझ चुकी थी, वह जिस कमरे में है वहां से निकलना असंभव है। चारों ओर सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, डर के, बेबसी के और उस विश्वास के जो अब टूट चुका था। वह मन ही मन टूटी हुई प्रार्थना में बुदबुदाई, हे भगवान, मुझे बचा लो, वरना मेरी जान ले लो। यदि आज इसने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं खुद को और आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। यह कहते हुए उसकी आंखों से बेबसी का आखिरी आंसू ढक पड़ा, एक आंसू जो उसके प्रतिरोध और पवित्रता की हार का प्रतीक था। राव ने मन्नत के दर्द को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। उसने जरा भी देर ना करते हुए इंजेक्शन को उसके गले के ठीक पास वाली नस में इंजेक्ट कर दिया। मन्नत का शरीर एक झटके से कांपा और फिर ढीला पड़ गया। राव ने मुस्कुराते हुए इंजेक्शन को दूर फेंक दिया और आराम से सोफे पर बैठ गया, जैसे कोई शिकारी अपने फंसे हुए शिकार को देख रहा हो। वह इंजेक्शन एक प्रकार का शक्तिशाली साइको एक्टिव ड्रग्स था। शरीर में इंजेक्ट होते ही यह तेजी से काम करता। मन्नत के शरीर के हार्मोन अचानक अनकंट्रोल और अनबैलेंस्ड होने लगे और उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। यह ड्रग्स सीधे मन के उस हिस्से पर वार करता था जो व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति देता था। मन्नत फर्श पर गिरकर छटपटाने लगी थी। वह खुद के मन को कंट्रोल करना चाह रही थी। वह चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसका मन अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। माइंड और शरीर के बीच का पुल टूट चुका था। उसकी आंखें अभी भी भीग रही थी, आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसका शरीर अब किसी और के हुक्म का गुलाम बन चुका था। राव के चेहरे पर एक विकृत बेशर्मी भरी स्माइल थी। उसने अपनी आवाज़ में नशा और आदेश भरते हुए कहा, अब अपने कपड़े उतारो बेबी और आकर मेरी गोद में बैठो। मन्नत की आंखों से आंसू जरूर बह रहे थे। वो आंसू उसके रोते हुए आत्मसम्मान के थे, लेकिन उसका पूरा शरीर और मन अब राव के कंट्रोल में था। उसमें जरा भी प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं थी। हौले हौले कांपते हाथों से मन्नत ने अपने शरीर से अपने कपड़ों को अलग करना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा चीख रही थी, पर जुबान पर ताला लग चुका था। ठीक उसी समय बाहर आलिया दीवार से चिपकी हुई थी। मन्नत की चीखें बंद हो चुकी थी, जो और भी भयानक सन्नाटा लेकर आई थी। आलिया समझ गई थी कि राव ने अपना घिनौना काम शुरू कर दिया है। उसकी आंखों में निराश और क्रोध दोनों थे। आज उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, जिससे मन्नत के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। मन्नत अपने शरीर से एक एक कपड़ा उतार चुकी थी। उसके कांपते हुए गोरे जिस्म पर अब शर्म या डर का कोई आवरा नहीं था, सिर्फ ड्रग्स का क्रू कंट्रोल्ड था। उसकी आंखें शून्य थी, लेकिन बहते हुए आंसू उसकी आत्मा की चीख बता रहे थे। वह एक मशीन की तरह
धीमी गति से राव की ओर बढ़ रही थी। राव की सांसें तेज हो गई। हवस उसकी आंखों में दरिंदगी बनकर नाच रही थी। उसने सोफे से उठकर मनत को तेजी से अपनी बाहों में खींच लिया। मनत निर्जीव गुड़िया की तरह राव में चिपक गई। राव ने उसे अपने जिस्म से कसकर लगा लिया। उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें महसूस की। उसके मुंह से एक शैतानी फुसफुसाहट निकली। ओह बेबी, अब यह रात सिर्फ हमारी है। आज़ादी को भूलो। आज से तुम सिर्फ मेरी गुलाम हो। तुम सच में कितनी खूबसूरत हो, और उससे भी ज़्यादा तुम्हारा यह जिस्म, उफ, कितनी हॉट और सेक्सी है। किसी को भी पागल बना दे जैसे मैं बन गया हूँ। जब से तुम्हें देखा हूँ मेरे अंदर आग लग गई है। वह मनत के गर्दन को चूमने लगता है। मनत बेजान की तरह थी। इससे पहले कि राव अपने हैवानियत भरे इरादों में और आगे बढ़ता, अचानक उसके मोबाइल की तीखी घंटी पूरे कमरे में सन्नाटे को चिर गई। यह आवाज़ उस भयानक पल में किसी दैव्य हस्तक्षेप जैसी थी। राव बुरी तरह से झुंझुलाया। इस वक्त उसे किसी भी रुकावट पर बेपनाह गुस्सा आता, लेकिन जब उसने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, नंबर देखते ही उसकी हवस तुरंत भय और कर्तव्य में बदल गई। यह मलिक का कोड था। उसने झटके से मनत को पीछे धकेला। मनत निर्जीव गुड़िया की तरह फर्श पर गिर पड़ी। उसकी शून्य आंखें छत को ताक रही थी। राव ने तुरंत कॉल उठाई। दूसरी ओर से मलिक की सर्द और निहायत की जरूरी आवाज़ आई, जिसमें कोई बहस या सवाल की गुंजाइश नहीं थी। राव, जहां हो, अभी और इसी वक्त कैलिफोर्निया के लिए निकलो। आज रात का वक्त है। कल वेदांश राठौर की एक बहुत इम्पोर्टेंट डील होने वाली है। तुम्हें उस बिजनेस डील में शामिल होना है। याद रहे, तुम्हें एक अदृश्य परछाई की तरह काम करना है। वेदांश राठौर की नज़रों में नहीं आना है। मुझे किसी भी कीमत पर कल की मीटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और यह सिर्फ तुम कर सकते हो। मलिक ने एक शब्द भी आगे सुने बिना फोन काट दिया। राव को अपने पूरे शरीर में एक आग सी महसूस हुई। उसके होठ गुस्से से कांप रहे थे। इतनी मेहनत से, इतने खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल करके वह जिस शिकार तक पहुंचा था, उसे बीच में छोड़कर जाना पड़ रहा था। उसने जमीन पर पड़ी मनत पर एक घिनौनी निगाह डाली। धत तेरी की, यह वेदांश राठौर भी इस वक्त? दिमाग खराब कर दिया। राव जानता था कि मलिक का आदेश टालना मौत को बुलावा देना है। उसे कैलिफोर्निया के लिए तुरंत निकलना था, क्योंकि सफ़र में 8 से 9 घंटे लगने वाले थे। अगर वह इस पल नहीं निकलता तो कल सुबह 10 बजे की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता। मलिक का मिशन उसकी अपनी हवस से ज़्यादा ज़रूरी था। तुम्हारा वक्त आएगा मेरी बेबी। अभी किंग का बाप यानी कि मेरा बॉस मलिक का काम मुझे बुला रहा है। तब तक तुम इसी ड्रग्स के नशे में रहो। वह तेजी से मुड़ा, अपने ब्लैक सूट का जैकेट उठाया और दरवाजे की ओर लपका, मनत को नग्न और बेसुध फर्श पर छोड़कर। राव जैसे ही कमरे से बाहर निकला और गलियारों में तेजी से कदम बढ़ाते हुए दूर जाने लगा, दीवार के साए में दबी आलिया तुरंत सतर्क हो गई। राव के इस तरह हड़बड़ी में जाते देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी सुकून की लहर उतरी, जैसे भगवान ने सुन ली हो। मगर उसका ध्यान तुरंत एक और गंभीर बात पर गया। दरवाज़ा ऑटोमेटिक था। अगर यह दरवाज़ा पूरी तरह बंद हो जाता तो इसे बिना कोड या चाबी के खोलना लगभग असंभव था। राव की हैवानियत भरी रात भले ही टल गई थी, लेकिन अगर दरवाज़ा बंद हो गया तो मनत उस अंधेरे कमरे में कैद हो जाती। इससे पहले कि दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ बंद होता, आलिया ने अपनी कमर से एक छोटी स्टील की पत्ती निकाली, जो उसने भागने की योजना के लिए बचाकर रखी थी, और उस दरवाजे के फ्रेम और चौखट के बीच फंसा दिया। पत्ती ने दरवाजे को बीच में ही रोक दिया और एक छोटा सा गैप खुला रहा। अंदर जाने का एकमात्र रास्ता। एक पल की भी देरी किए बिना वह तेजी से उस गुप्त कमरे के अंदर पहुंची। जैसे ही आलिया ने अंदर कदम रखा, उसके पैर जमीन में ठिठक गए। उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। सामने का दृश्य उसकी कल्पना से भी ज़्यादा डरावना था। मनत नग्न, बेसुध और पूरी तरह निर्जीव एक वस्तु की तरह फर्श पर पड़ी थी। उसमें सांसें थी, लेकिन चेतना की कोई चिंगारी नहीं थी। उसके आंसुओं के निशान
अब भी गालों पर थे, जो उसके भयानक संघर्ष की कहानी कह रहे थे। आलिया के होठ फरफराए, एक जोरदार चीख उसके गले तक आई, पर तुरंत उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। यह जगह चीखने के लिए नहीं थी। यहाँ चीखना यानी अपनी मौत को बुलाना था। अगर बाहर बॉडीगार्ड्स जरा भी आहट सुन लेते तो उसकी बची खुची उम्मीद भी खत्म हो जाती। आंखों में उमड़ते आंसुओं को जबरदस्ती पीते हुए वह जल्दी से मन्नत के पास गई। मनु, हे भगवान, मनु। उसने तुरंत बेड से कंबल खींचा और मन्नत के कांपते हुए शरीर को धीरे से ढक दिया, मानो वह उसकी टूटी हुई गरिमा को वापस लौटाना चाहती हो। उसने मन्नत के सर को प्यार से अपनी गोद में लिया। आंखें खोलो मनु, उठो उठो प्लीज, हमें यहाँ से निकलना होगा। आलिया ने तुरंत मन्नत की पल्स जांची। पल्स की गति धीमी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी चल रही थी। राव ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। मन्नत को इसी हालत में ज़्यादा देर तक रखना खतरनाक था। आलिया खुद से बोली, मुझे इसे होश में लाने का वक्त नहीं मिलेगा। इसे इसी हालत में सभी की नज़रों से छुपाकर यहाँ से लेकर जाना होगा। यह ड्रग्स कुछ घंटों में असर खो देगा, तब तक हमें यहाँ से आज़ाद होना होगा। आलिया का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह फुसफुसाई, मनु, मुझे सुन रही हो ना? हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। लेकिन मन्नत की पलकों में हलचल तक नहीं हुई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आलिया ने कांपते हुए हाथों से पास रखी पानी की बोतल उठाई और हल्के से उसके होठों पर कुछ बूंदें गिराई। बस थोड़ा, बस सांस लो प्लीज़। उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह कमरे के बाहर झांकी। गलियारा सुनसान था। बस दूर से ही कुछ बॉडीगार्ड्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आलिया ने एक गहरी सांस ली, फिर मन्नत को अपने कंधों पर संभालते हुए बोली, चलो मनु, अब डरने का वक्त नहीं है। वह धीरे धीरे मन्नत को दरवाजे तक खींच लाई। दरवाज़ा वहीं अटका हुआ था जहां उसने पहले फंसाया था। बस थोड़ा और धक्का देना था, लेकिन तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। भारी बूटों की ठक ठक सीधे उसी ओर आ रही थी। आलिया का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत मन्नत को दीवार के पीछे खींच लिया और खुद उसके ऊपर झुक गई। कदमों की आवाज़ दरवाजे के पास आकर रुकी। गार्ड की आवाज़ आई, यह दरवाज़ा खुला कैसे रह गया? आलिया की सांसें थम गई थी। गार्ड ने झांककर अंदर देखा, लेकिन कमरे की बत्तियां बंद थी। शायद सिस्टम गड़बड़ है, और दरवाज़ा हल्के से उसने बंद कर दिया। अब दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया था। आलिया के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसने जल्दी से अपनी नज़रें कमरे के चारों ओर दौड़ाई और फिर राहत की सांस ली। वो धीरे से बोली, अब रास्ता सिर्फ एक है, वेंटिलेशन शाफ्ट। उसने ऊपर देखा। कमरे के कोने में एक छोटा सा एयर वेंट था। वहीं से निकलना संभव था। वह टेबल को खींचकर लाई, उस पर चढ़ी और वेंट का ढक्कन खोला। मन्नत को धीरे धीरे खींचकर ऊपर उठाया। उसका शरीर जैसे एक बोझ था, लेकिन आलिया ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों से पसीना और आंसू एक साथ बह रहे थे। वह बुदबुदाई, बस थोड़ा और मनु, बस थोड़ा और, हम निकल जाएंगे। अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज़ फिर से गूंजी। आलिया ने खुद को ऊपर खींच लिया और दोनों उस वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर गायब हो गई। वेंटिलेशन पाइप बहुत तंग था। धूल, जाले और लोहे की जंग लगी गंध से पूरी जगह भरी हुई थी। आलिया ने एक हाथ से मन्नत को संभाला हुआ था और दूसरे हाथ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। मन्नत पूरी तरह बेसुध थी। उसका सिर बार बार पाइप की दीवार से टकरा रहा था। आलिया की सांसें भारी हो चुकी थी। बस थोड़ा और मनु, थोड़ा और, बाहर निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर से आवाज़ें आ रही थी। गार्ड साहब इधर उधर दौड़ रहे थे। किसी ने शायद राव की गैर मौजूदगी में सिस्टम ऑन कर दिया था और अब कैमरे एक एक कोना स्कैन कर रहे थे। अचानक एक लाल लाइट वेंटिलेशन पाइप के पास टिमटिमाने लगी। आलिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सिस्टम ऑन हो गया। अब हमारे पास बहुत कम वक्त है। उसने खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ाया। पाइप का रास्ता एक पुरानी स्टोर रूम में खुलता था, जहां से बाहर की तंग गलियारे तक जाया जा सकता था। वह बड़ी मुश्किल से मन्नत को नीचे उतार पाई। कमरे में अंधेरा था। बस एक छोटी खिड़की से
चांद की हल्की किरणें अंदर आ रही थी। वहीं गार्ड्स सतर्क हो गए थे, चौकन्ने इधर उधर देख रहे थे। वहीं आलिया मन्नत को थामे उस तंग रास्ते से निकल पड़ी। हर कदम पर उससे लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो, जैसे मौत उसके 1 इंच पीछे चल रही हो। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा, दूर गार्ड्स की टॉर्च लाइटें चमक रही थी, लेकिन उसकी किस्मत अभी साथ थी। सामने गाड़ियों की पार्किंग में एक छोटी सर्विस वैन खड़ी थी, जिसकी चाबी दरवाजे पर ही लगी थी। आलिया ने मन्नत को पिछली सीट पर लिटाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी और इंजन ऑन किया। इंजन की आवाज़ के साथ ही पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। एक गोली कार के शीशे से टकराई, पर आलिया ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। अब गाड़ी रात की अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। तेज हवा में गाड़ी के टायरों की चरमराहट गूंज रही थी। आलिया के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। चेहरा पसीने से तर था, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा संकल्प झलक रहा था। पीछे की सीट पर मन्नत अब भी बेसुध पड़ी थी। उसका शरीर कमजोर और ठंडा पड़ चुका था, पर उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे दर्द के पार कोई मौन सुकून हो। बस थोड़ा और मन्नू, बस थोड़ी देर, हिम्मत मत हारना, आलिया बुदबुदाई। वह कैंप से लगभग 20 किलोमीटर दूर निकल आई थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी कार कहाँ जाकर रुकेगी। बस इतना पता था कि कहीं दूर, बहुत दूर उनसे बचकर भागना है। अचानक गाड़ी रुक गई। पेट्रोल खत्म हो गया था। आलिया बार बार स्टार्ट करी थी, लेकिन गाड़ी बंद पड़ गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो हार नहीं मान सकती थी। वह जल्दी से मन्नत को कार से निकाल पैदल ही आगे बढ़ी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, दूर कहीं पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा की गूंज। आलिया मन्नत को थामे धीरे धीरे चल रही थी। गाड़ी वो बहुत दूर छोड़ आई थी, ताकि कोई निशान ना मिले। अब वो मन्नत को अपने कंधे पर टिकाए, मन्नत को खींचती घसीटती हुई उस गुप्त कैंप से बहुत दूर एक सुनसान पथरीले इलाके में ले आई थी। यह जगह इतनी वीरान थी कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता था। एक ऐसा इलाका जहाँ न तो आदमी की आहट थी और न ही किसी मदद की उम्मीद। बस थोड़ा और मन्नू, थोड़ी सी हिम्मत। और उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर कदम रुक नहीं रहे थे। वह जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी नज़र एक शेड पर पड़ी, जो थोड़ी ऊंचाई पर थी। वह वहाँ तक पहुँची। आलिया ने मन्नत को धीरे से जमीन पर लिटाया। उसने कंबल कसकर लपेटा और उसके हाथ पैरों को अपने दोनों हाथों से रगड़ना शुरू किया, ताकि शरीर में थोड़ी गर्माहट लौट आए। मनु प्लीज़ जागो, कुछ तो बोलो। उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए मन्नत के गाल पर गिरे, जो अब भी बर्फ जैसे ठंडे थे। मन्नत की सांसें बहुत धीमी थी। ड्रग्स का असर अभी कायम था। उसकी पलकों में हल्की हरकत थी, पर होश लौटने में वक्त लगने वाला था। आलिया ने घबराकर आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा और बढ़ रही थी। अगर बाहर की ठंड ऐसे ही बढ़ती रही तो यह ड्रग्स नहीं, यह ठंड इसे मार देगी, उसने खुद से बुदबुदाया। वह तुरंत उठी और आसपास लकड़ियाँ, सूखे पत्ते और कुछ पुराने कागज इकट्ठे करने लगी। हाथों में बेतहाशा दर्द था, पर हिम्मत टूटी नहीं। उसने 2 पत्थर रगड़ने शुरू किए। कई बार कोशिश के बाद पत्थरों से हल्की सी चिंगारी निकली। आलिया ने फूंक मारते हुए उस पर पत्ते रखे। धीरे धीरे आग भभक उठी। उसने राहत की सांस ली। बस अब गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। आग की हल्की लौ में आलिया ने मन्नत को और पास खींचा, कंबल में लपेटा और खुद भी उसके पास बैठ गई। उसने मन्नत का सिर अपनी गोद में रख लिया। लौ की रोशनी में मन्नत का चेहरा किसी मरे हुए फूल जैसा लग रहा था, थका हुआ पर अभी भी सुंदर। आलिया की भी आंखों में नींद उतरने लगी थी। थकान, डर और चिंता सबने मिलकर उसे बोझिल बना दिया था। उसने धीरे से मन्नत के बालों में उंगलियां फिराई। अब सब ठीक हो जाएगा मन्नू, तुम बस सुबह तक जाग जाना। उसकी पलकों पर नींद का बोझ बढ़ने लगा। आसमान धीरे धीरे उजाला लेने लगा था। सूरज की पहली किरण अब बस कुछ ही मिनट दूर थी। उस गुप्त कैंप में सुबह की पहली किरण के साथ ही एक भयानक उथल पुथल मच गई थी। जब राव का कमरा खुला मिला और मन्नत वहां नहीं थी,
और खबर मिली कि एक और लड़की आलिया वो भी गायब है। यह खबर पूरे कैंप में आग की तरह फैल गई थी। आलिया और मन्नत भाग चुके हैं, यह बात हवाओं में गूंजने लगी। हर गार्ड्स के चेहरे पर पसीना और डर ले आई। मुख्य कैंप मैनेजर, जिसका नाम जमीर था, गुस्से और दहशत से लाल पीला हो रहा था। उसने अपने आदमियों को अपने सामने इकट्ठा किया। उसके माथे की नसें तन गई थी। क्या हुआ? यह लापरवाही हुई कैसे? राव के कमरे से वो लड़की गायब कैसे हो गई? कहाँ गए वो दोनों? जमीर की आवाज़ में चीख की धार थी। उसने अपने सबसे वफादार आदमी को निर्देश देते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब दबी हुई मगर जहरीली थी। बाकी लड़कियों को अब यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है। उन्हें तुरंत एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना होगा। यह कैंप अब ठंडा पड़ चुका है। यह खबर यहाँ के किसी भी परिंदे तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वह रुका और अपनी कुर्सी से उठकर मेज पर मुट्ठी पटकते हुए जोर से बोला, लेकिन सबसे पहले यह अफवाह फैला दो कि उन दोनों लड़कियों ने भागने की कोशिश की और हमारे आदमियों ने उन्हें पकड़कर मौत की घाट उतार दिया है। उसकी आंखें क्रूरता से चमक उठी। लड़कियों में दहशत बनी रहनी चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि भागने का मतलब सिर्फ मौत है। जब तक वह दोनों जिंदा है, यहाँ बाकी लड़कियों को रखना सुरक्षित नहीं है। उन्हें आज रात तक किसी भी हाल में ब्लैक साइट 2 पर शिफ्ट करो। तभी उसका एक बॉडीगार्ड डर से अपना सिर झुकाए हुए धीरे से बोला, सर क्या हमें बॉस को खबर करनी चाहिए? कहीं उन्हें हमारे फेलियर की खबर कहीं और से न मिल जाए। यह सुनते ही जमीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बॉस! मलिक का नाम सुनकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन मलिक से पहले राव जो करेगा वो सोचकर ही सब कांप गए थे। हम सबकी मौत तय है। जमीर की आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें पता है ना हमारी मौत किस कदर भयानक होगी? वह हमें जिंदा जला देगा। वह हमारी लाशों को टुकड़े टुकड़े में कर देगा। वह अपने गले को कसकर पकड़ते हुए हांफने लगा। मलिक और राव का खौफ इतना गहरा था कि जमीर अपने सामने खड़ी विपदा से ज़्यादा मलिक के गुस्से से डर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हमारे साथ क्या होगा? उसने बेबसी से कहा। फिर अचानक उसकी आंखें फिर से सख्त हो गई। इससे पहले कि कुछ हो, उन दोनों लड़कियों को ढूंढो, उन्हें पकड़ो और उन्हें यहाँ वापस लेकर आओ। जमीर ने गहरी क्रूर सांस ली। उसके बाद मैं खुद उन दोनों को ऐसी सज़ा दूंगा कि उनकी रूह तक कांप जाएगी। उन्हें पता चलना चाहिए कि जमीर का मतलब क्या होता है। हर गार्ड ने सिर झुका लिया। उन्हें पता था कि अब उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मन्नत और आलिया। कैंप में अब अफवाह और दहशत के बीच शिकार शुरू हो चुका था। सुबह की हल्की सुनहरी सूरज की किरणें उस पथरीले और सुनसान ठिकाने पर उतर आई। रात की कड़ाके की ठंडक अब थोड़ी कम हो चुकी थी और आग से उठती धीमी आंच उम्मीद की आखिरी लौ जैसी थी। वह रोशनी धीरे धीरे मन्नत और आलिया दोनों के चेहरे पर पड़ी। मन्नत और आलिया दोनों की आंखें हल्की हल्की फरफराने लगी, जैसे बरसों बाद कोई रोशनी महसूस कर रही हो। लेकिन इससे पहले कि मन्नत पूरी तरह होश में आती, आलिया झट से अपनी आंखें खोल लेती है। यह नींद से जागना नहीं था, यह था चौंक कर जागना। कल रात का डर, राव की क्रूरता और पकड़े जाने का खतरा अब भी उसे घेरे हुए था। वह तुरंत उठकर बैठी। उसकी आंखें मन्नत को तलाशने लगी। मन्नत को अपने पास कंबल में सुरक्षित देखकर उसे सुकून की गहरी सांस आई। एक सांस जो उसने शायद राव के जाने के बाद पहली बार ली थी। आलिया ने प्यार से मन्नत के माथे पर हाथ रखा। वह ठंडी पड़ चुकी थी। इसी बीच मन्नत की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। राव द्वारा दिया गया ड्रग्स का असर अब कम हो रहा था, लेकिन शरीर में उसकी थकान और सदमा बाकी था। अचानक मन्नत ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। सामने आलिया का चेहरा था, चिंता और प्यार से भरा हुआ, लेकिन मन्नत की निगाहों में कोई पहचान नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। मन्नत की आंखें खाली थी, ना तो उनमें डर था, ना आंसू, ना ही उस भयानक रात की कोई याद। ऐसा लग रहा था जैसे राव के जहरीले ड्रग्स ने उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को सुन्न कर दिया हो। जैसे उसके भीतर अब कुछ बचा ही ना हो, सिर्फ एक खाली ढांचा, एक निर्जीव देह। आलिया जो अब तक भागने की चिंता में थी, मन्नत के इन खाली आंखों को देखकर बुरी तरह सहम गई।
यह चुप्पी, यह शून्यता चीखों से कहीं ज़्यादा भयानक थी। आलिया ने धीरे से कांपती आवाज़ में पूछा, मनु तुम ठीक हो? बोलो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सीधे सामने देखती रही। उसकी निगाहें उस आग की लौ पर टिकी थी जो धीरे धीरे बुझ रही थी। आलिया ने बेहद नरमी से मन्नत को सहारा दिया और उसे कंबल में लिपटी हुई धीरे से उठाकर बिठाया। मन्नत एक निर्जीव मूर्ति की तरह बैठी रही। उसका शरीर जरूर सीधा था, पर उसकी निगाहें कहीं बहुत दूर, इस दुनिया से परे, शून्य में खोई हुई थी। आलिया का दिल डर से सिकुड़ रहा था। वह चाहती थी कि मन्नत चीखे, रोए, गुस्सा करे, कुछ तो करे। वह जानती थी कि यह खामोशी, यह भावहीनता राव के ड्रग्स और उस भयानक सदमे का असर है जिसने मन्नत के भीतर की घुटन को बाहर आने से रोक दिया था। अगर यह अंदर ही दबी रह गई तो यह उसे हमेशा के लिए तोड़ देगी। आलिया ने दर्द से सोचा। मन्नत उस जलती हुई आग के पास बैठी रही जैसे उसमें कोई जीवन ही ना हो। उसकी आंखें सच में सुन्न हो चुकी थी। कोई भी साधारण आदमी उसको इस हालत में देखता तो यकीनन टूट जाता, लेकिन आलिया जानती थी कि अभी वक्त टूटने का नहीं है, बल्कि मन्नत को समेटने का है। उसी टूटी हुई आत्मा को वापस उसके जिस्म में लाने का है। आलिया ने मन्नत के हाथों को सहलाया जो अभी भी ठंडे थे। फिर उसने आवाज़ में दृढ़ता भरते हुए कहा, मनु मेरी बात सुनो। अब तुम्हें ठीक होना होगा ताकि हम यहाँ से भाग सके। उस ड्रग्स का असर शरीर से निकालने में ताकत लगेगी और ताकत के लिए हमें कुछ खाना पड़ेगा। मन्नत ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसकी निगाहें जहां अब तक देख रही थी वहीं टिकी रही। आलिया के लिए बहुत ही मुश्किल था। उसे मन्नत को इस हालत में अकेला छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि शारीरिक रूप से मन्नत को मजबूत होना पड़ेगा ताकि वह राव के आदमियों के आने से पहले मीलों का सफ़र तय कर सके। ड्रग्स का नशा भले ही उतर गया हो, लेकिन उसका खतरनाक असर अभी भी बाकी था। आलिया ने मन्नत के सर पर हाथ रखा और प्यार से सहलाया। फिर कोमलता से बोली, मैं अभी आती हूँ मन्नू। जंगल में देखती हूँ, कुछ फल मिल जाए या कोई साफ पानी। प्लीज़ तुम यहीं रहना, ठीक है? वादा करो। उसने गहरी सांस ली। तुम चिंता मत करो, यह जगह शहर से बहुत दूर है। यहाँ वे लोग अभी नहीं पहुँच सकते हैं। हम सुरक्षित हैं। बस थोड़ा और वक्त, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। मन्नत ने एक शब्द नहीं कहा। एक पल के लिए आलिया ठिठकी। उसे मन्नत को इस बेसुध अवस्था में छोड़ना बहुत जोखिम भरा लगा, लेकिन ज़रूरत ने उसे मजबूर किया। वह जानती थी कि जमीर के आदमी उन्हें ढूंढने के लिए अब जंगल के चप्पे चप्पे छानेंगे, इसलिए यहाँ ज़्यादा देर रुकना मौत को दावत देना था। आलिया ने अपने दिल को मजबूत किया, एक आखिरी बार मन्नत की ओर देखा और तेजी से जंगल की ओर बाहर निकल गई। मन्नत कंबल में लिपटी हुई उस खालीपन के बीच अकेली बैठी रही। सुबह की रोशनी में उसकी जिंदगी अभी भी डर और सदमे के बीच झूल रही थी। क्या होगा कहानी में आगे? मन्नत के सामने खुलेंगे ऐसे राज जिसकी वो शिकार बन गई थी। कैलिफोर्निया की मीटिंग में पहुंचकर क्या राव जान पाएगा वेदांश राठौर ही किंग है? और आखिर क्या प्लान बनाएगी कियारा वेद को अपने करीब करने के लिए? कहानी में आएंगे अब नया टर्न और ट्विस्ट, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।